तो ये बेसिक बातें हमने कल की थी बेटा। उसके बाद देखो कुछ छोटी छोटी और बातें हैं, हम न्यूमेरिकल्स के लिए बात करें। देखो आपने कल कहा था, मान लो नोट नंबर 3 की बात करें हम, रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, मैं अच्छा के को ना 1 ही ले लेता हूँ, छोड़ो कट जाता है बार बार ना, के का कोई रोल नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाइव बीटा, ठीक है। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई थी पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से, और I1 जो होगा वो फर्स्ट का सोर्स है, फर्स्ट सोर्स की इंटेंसिटी है, तो I1 ए स्क्वायर हो गया, I2 सेकंड का एम्पलीट्यूड b था बेटा, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बी स्क्वायर। हमने k को 1 ले लिया है, देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई बेटा I1 प्लस I2, ये I1 ये I2 प्लस 2, a को मैं अंडर रूट ऑफ I1 लिख सकता हूं, b को अंडर रूट ऑफ I2 लिख सकता हूं, एंड कोस फाइव। तो भाई ये एक फार्मूला आ गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, अगर दो सोर्सेज की इंटेंसिटी दे रखी हो। अब वो आपको देखना पड़ेगा भाई न्यूमेरिकल में कि आपको एम्पलीट्यूड दे रखा है या आपको इंटेंसिटी दे रखी है। एम्पलीट्यूड दे रखा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाइव, और इंटेंसिटी दे रखी है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाइव, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं ऑर्डिनरली बात करूं, मतलब आपके और मेरी लाइफ की, तो भाई हम तो अपने रूम में मान लो एक बल्ब जला दिया, उसकी इंटेंसिटी I1, दूसरा बल्ब जला दिया, उसकी इंटेंसिटी I2, तो हमारे हिसाब से तो टोटल इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए I1 प्लस I2 होनी चाहिए, ठीक है। पर यहां पर ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है ना, ये वाला, एंड दिस फैक्टर अपीयर्स बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस, दैट इज वाई इस फैक्टर को बोलते हैं बेटा इंटरफेरेंस फैक्टर, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस फैक्टर। अगर इंटरफेरेंस नहीं होगा तो ऑर्डिनरी केस में तो इंटेंसिटी I1 प्लस I2 होनी चाहिए, also I1 by I2 is a square by b square, I1 by I2। मान लो जैसे कल आपको मैंने ये समझाया था कि देयर आर टू स्लिट्स, स्लिट्स का मतलब बताया था मैंने कि समझ लो एक पूरा बड़ा कार्डबोर्ड, एक पूरी वॉल है, और उसमें टू स्मॉल होल्स कर दिए हमने। मान लो बेटा इस स्लिट की विड्थ है W1, इसकी विड्थ है W2, विड्थ कौन समझ रहे हैं, ये विड्थ। तो ये तो आप समझ सकते हैं मेरे ख्याल में बेटा, जितना बड़ा होल कट करेंगे इंटेंसिटी उतनी ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी बताओ। एक तो मतलब बिल्कुल छोटा सा होल है तो कम लाइट आएगी, अगर होल का साइज बढ़ा देंगे तो बेटा ज्यादा लाइट नहीं आएगी, स्लिट का साइज बढ़ा देंगे तो अगर W1 W2 are the widths of two slits, then I1 by I2 that is equal to W1 by W2, or this is also equal to A square by B square. इस तरीके से बेटा ये कुछ रिलेशंस हैं which will be quite helpful for you in numericals. फिर कंफ्यूज मत होना, I1 I2 are the intensity of two sources, while I maxima and I minima is the maximum and minimum intensity in interference pattern. ओके मतलब कई बार क्या होता है बच्चों को ध्यान पता नहीं लगता, गड़बड़ कर देते हैं, मैक्सिमा मिनिमा दे रखा है उसको I1 I2 ले जाते हैं, नहीं नहीं, लोग कहते हैं इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, तो वो मैक्सिमा मिनिमा इंटरफेरेंस पैटर्न में, इंटेंसिटी ऑफ द टू सोर्सेज तो क्या दे रखा है उसने I1 I2 दे रखा है आपको, ओके। नाउ अब मैथमेटिकल कंडीशंस आ गई हमारे पास ना मैक्सिमम मिनिमा की। अब हमने क्या प्रूव करना है बेटा, कल तो मैं बता रहा था एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कि सेंटर पे मैक्सिमा बनेगी
दोनों तरफ ब्राइट डार्क बनेंगी, और हमने ये प्रूव करना था कि दो ब्राइट फ्रिंजेस में उतना ही गैप होता है जितना दो डार्क फ्रिंजेस में होता है। ठीक है, हमें एक्सप्रेशन निकालना है बेटा फॉर फ्रिंज विड्थ। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। देखो फ्रिंज विड्थ जो होती है, या क्वेश्चन आ जाए प्रूव दैट, एक बार मैं लिख देता हूं और कैसे प्रूव, क्या हो रहा है, prove that bright and dark fringes, ये यहाँ पे तो लिखा ही जाता है इसमें, ये फ्रिंज, prove that bright and dark fringes are equally spaced। ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि प्रूव करो इंटरफेरेंस में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस। इसका मतलब समझते बेटा कि दो ब्राइट फ्रिंजेस में भी उतना ही स्पेस है जितना दो डार्क फ्रिंजेस में। ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस, मतलब टू ब्राइट फ्रिंजेस में भी वही गैप होगा जितना दो डार्क फ्रिंजेस में होगा। ओके, और उस गैप को ही डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ होती क्या है? The distance between two successive bright or dark fringes is called fringe width। देखो तो भैया, हमें फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन निकालने के लिए आज ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, तो भी आपने यही डेरिवेशन करना है, और ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड आ जाए तो भी आपने यही वाला करना है बेटा। ये आपने कल कहा था सोर्स स्लिट कहते हैं हम इसको। ठीक है, ये हमारे पास यहां से लाइट आ रही है, मान लो एस, इट इज द सोर्स ऑफ लाइट, और सोर्स भी कल बताया था मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है, सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट। ठीक है, यहां पर बेटा हमने ये पूरा मान लो वो है कार्डबोर्ड टाइप का कुछ है, और हमने क्या किया था, इससे इक्वल डिस्टेंस पर दो स्लिट कट कर देनी है। ठीक है, ये दो स्लिट्स हो गए बेटा। इसको हमने क्या नाम दिया था, इसके सेंटर को मैं S1 नाम दे देता हूं, इसको S2 नाम दे देता हूं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था ना बेटा यंग्स का, तो ये डबल स्लिट बना दी मैंने। मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है बेटा स्मॉल डी। ये स्क्रीन लगाई थी कल आपने, लेट अस सपोज स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी है बेटा। दोनों सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस डी मान ली है, और सोर्स स्लिट्स है ना ये, और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी मान ली है। मान लो S1 S2 का मिड पॉइंट M है, ये कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट O मान लेते हैं। S1 के सामने एक पॉइंट मान लिया मैंने, कुछ भी मान लीजिए, इसको N1 मान लिया S1 के सामने।
ये N2 मान लिया मैंने, ठीक है। अब देखो बेटा, मान लो S1 से वेव आई और S2 से वेव आई, ठीक है, जैसे क्रस्ट ट्रफ आपने बनाए थे। तो ये देखो बेटा, S1 से जो वेव O पर पहुंच रही है और S2 से ये देखो बेटे, एक वेव S1 से आई O पर, एक S2 से आई O पर। आर दे कवरिंग इक्वल पाथ? यस सर। यस इक्वल डिस्टेंस है ना बेटा, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हैं, और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हैं मतलब S1O इज इक्वल टू S2O। तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस कितना हुआ उनके बीच में? O पर 0। पहुंचने पर 0। और अगर 0 पाथ डिफरेंस है तो O पर मैक्सिमा आएगी कि मिनिमा आएगी? मैक्सिमा। 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 तो इसलिए बेटा मैथमेटिकली मैंने प्रूव कर दिया कि सेंटर के ऊपर मैक्सिमा आएगी इंटेंसिटी, और इसको हम बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा बेटा? एक इंटेंसिटी ब्राइटनेस बन जाएगी। कल आपने देखा था जब एक्सपेरिमेंटल पढ़ रहे थे, तब भी तो आपने देखा था कि सेंटर के ऊपर क्या बनेगा बेटा? ब्राइटनेस बनेगी। आज यहाँ मैथमेटिकली प्रूव हो गया कि यहाँ ब्राइटनेस बनेगी। क्यों? क्योंकि आप क्या कहेंगे, S1O इज इक्वल टू S2O, दैट इज पाथ डिफरेंस। path difference between the waves from S1 and S2 on reaching at O is 0, and hence we get central maxima at O बेटा। क्लियर हो गया बेटा? सेंटर पे मैक्सिमा क्यों आएगा? यस सर। अब देखो बेटा, कोई और पॉइंट ले रहा हूं मैं, यहाँ पे P पॉइंट मान लिया मैंने, सच दैट सेंटर से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है? X डिस्टेंस के ऊपर है। फिर से देखो बेटा, एक वेव S से लो जो P की तरफ जा रही है, एक S2 से लो, ये P पे मिलेंगे मिनिमा थोड़ा आएगा सा यहाँ पे सर। बेटा, डिसाइड करेंगे अभी, ठीक है ना। मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा अभी देखते हैं। ये ना थोड़ा सा P पे मिलाना, मेरा थोड़ा सा P से पहले मिलता हुआ दिख रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा रब किया इसको। अब देखो बेटा, P पर मिल रहे हैं ना, क्या इस बार इक्वल पाथ कवर कर रहे हैं? बस ये डिसाइड करो पहले तो। नो सर। नो, ठीक बात। S1P छोटा है बेटा, S1P is the longer path, so there will be the path difference between them. यस सर। तो अब वो पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा बेटा कि P के ऊपर मैक्सिमा आएगी या मिनिमा। वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें पाथ डिफरेंस की, और अगर वो पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा है तो P पर मैक्सिमा आ जाएगी बेटा, और ओड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 है तो P पर क्या आ जाएगी? मिनिमा आ जाएगी। मतलब जो कल आर्टिकल हमने प्रूव किया था उसका यूज करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली मैं कुछ नहीं कह सकता बेटा P पर मैक्सिमा आएगी, क्योंकि बीच में गैप है बेटा। आपने तो ये सोचा कि यहाँ मैक्सिमा आ गई तब मिनिमा आनी चाहिए, हो सकता है मिनिमा तो यहीं आ जाए, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, ऐसे आते जाएंगे ना। क्लियर हुआ कैसे डिसाइड होगा P पर मैक्सिमा आएगी कि मिनिमा? हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा? पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं एक बार देखो, 4P पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू S2P माइनस S1P। ये बात ठीक है भाई? S2P माइनस S1, ये तो होगा पाथ डिफरेंस कि नहीं भाई? इसने कितना पाथ कवर किया? S2P, इतने तो इतनी डिस्टेंस कवर की। यहां से जो वेव चली उसने कितनी कवर की? S1P की। तो क्या डिफरेंस S2P माइनस S1P नहीं हो गया?
Yes, sir. तो ये जो वैल्यू आएगी बेटा, इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि पी पर मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा हमारे पास। चलो मैं आ गया थोड़ा सा। अब देखो भाई, S2P निकालना है। S2P देखो, यहां से ये डिस्टेंस आपको पता है D है, ये डिस्टेंस भी आपको पता है स्मॉल d/2 है। देखो बेटा, ये पूरी D थी, तो यहां से यहां तक क्या d/2 नहीं हो जाएगी? तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? d/2। क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इन ट्रायंगल S2 and 2P? Yes, sir. इन राइट एंगल ट्रायंगल S2 and 2P, S2P का स्क्वायर इज S2 and 2 का स्क्वायर प्लस N2P का स्क्वायर। देखो बेटा, S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू S2 N2 बेस का स्क्वायर प्लस N2P का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? No, sir. S2 N2 तो पता ही आपको कितना है? Capital D. बिल्कुल ठीक है। N2P और बताओ कितना है? X plus D का होल स्क्वायर, D/2 X का होल प्लस, स्क्वायर। यस, x प्लस d/2 का होल स्क्वायर, ये पूरा। N2P यहां से यहां तक है बेटा, तो यहां तक x माना हुआ है आपने, और ये कितना है? d/2 है, तो कितना हो गया? x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना बेटा, तो आप देखोगे ये जो d डिस्टेंस होता है जनरली मीटर्स में होता है, और ये जो x और स्मॉल d होते हैं ना, ये मिलीमीटर्स में होते हैं। यहाँ तो हमने अगर इतना छोटा छोटा दिखा दूंगा तो वही है कि बनाऊंगा कैसे। ये डिस्टेंस बहुत कम होती है बेटा, S1 S2 मिलीमीटर्स में होती है, ये डिस्टेंस x भी मिलीमीटर्स में होती है, और ये मीटर्स में होती है। मेरा क्यों कह रहा हूं मैं बात, देखो तो इसको मैं यूं लिख रहा हूं बेटा, d स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सारे को कर दिया d स्क्वायर से, डिवाइड कर रहा हूं, या यूं भी कह लो d स्क्वायर कॉमन ले लिया, जैसे ठीक लगे आपको। मैंने कहा d स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, d स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, या यूं कह लो d स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने। ओके, तो S2P आ गया बेटा, मुझे तो S2P चाहिए ना, d1 प्लस d स्क्वायर x प्लस d/2 का होल स्क्वायर और सारे की पावर 1/2। इज इट ओके? ये देखो बेटा, ठीक किया मैंने? यस सर। बेटा ये S2P हो गया, ये D हो गया, और इस पूरे का तो ऐसे ये स्क्वायर मत काट देना, ऐसे नहीं कटेंगे क्योंकि 1 प्लस में है। अगर ये 1 प्लस में नहीं होता तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कट जाते, तो ये 1/2 आएगा। अब देखो बेटा, ये D और D मिलीमीटर्स में और ये मीटर में, तो क्या ये फैक्टर लेस देन 1 नहीं हो गया? Yes, 1 से sir. छोटा है बेटा, देखो ना, ये तो मिलीमीटर्स में है और ये मीटर में है, तो 10⁻³ का तो आ गया, और स्क्वायर करोगे 10⁻⁶, वेरी लेस आ गया, वेरी स्मॉल फैक्टर आ गया। कौन सी थ्योरम यूज करूंगा बताओ? Binomial theorem. बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx इफ x इज लेस देन 1। ये पावर आगे आ जाती है, तो भाई ये 1/2 यहां ले आओ, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? देखो S2P d1 प्लस 1/2 d स्क्वायर x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। बेटा 1 प्लस x की जगह तो ये पूरा है मेरे पास, सेकंड टर्म x की जगह आ रही है, पावर n, n आगे आना था तो 1/2 आगे ले आया मैं। बताओ कोई दिक्कत बेटे? और दिस इज No, sir. d1 प्लस, ये ब्रैकेट एक्सपेंड कर रहा हूं बच्चों, x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। ये S2P आ गया बेटा हमारे पास। बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत किसी को? इस स्टेप के अंदर हमने सिंपल, मैंने क्या किया बेटा, बाइनोमियल थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम। पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ये d स्क्वायर हो गया
और ये जो चीज है ये हो गया आपकी x प्लस डी बाई टू हो गया। तो ये वैल्यूज पुट कर दी, डी स्क्वायर बाहर हो गया आपके पास, तो इट इज 1 प्लस ये आ गया। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। नाउ ये हमने देखा कि फैक्टर बहुत छोटा होता है जनरली, ये मिलीमीटर्स में और ये मीटर में। तो बाइनोमियल थ्योरम लगा ली, इस 1/2 को आगे ले आए बेटा जो पावर थी, और इस ब्रैकेट से एक्सपेंड कर दिया। सिमिलरली अगर मैं S1P निकालूं अब, तो देखो क्या ये ट्रायंगल बन जाएगी बेटा S1N1P? यस सर। पाइथागोरस थ्योरम इस थ्योरम में लगाओगे, इस ट्रायंगल में लगाओगे ना बेटा S1N1P, तो आप कहोगे S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो डी स्क्वायर ही हो गया। यस क्यों सर। भैया? ये कितना हो जाएगा, बस ये सोचने की बात है। N1P कितना हो जाएगा? x माइनस डी बाई टू। N1P हो जाएगा x माइनस डी बाई टू। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, यहां तक ये डी बाई टू, ये डी बाई टू। ओके, तो आप देख लो कितना बचेगा आपके पास, x माइनस डी बाई टू बचेगा कि नहीं बचेगा N1P? ठीक है। यस सर। तो बच्चों आपको क्या लगता है, ये सारे स्टेप दोबारा करूं या इसमें डायरेक्ट ही कर दूं? यहाँ पे सर देखो, डायरेक्ट। है ना, यहाँ पे देखो बेटा डी स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस आएगा, बस एक माइनस यहाँ चलेगा, वही डी स्क्वायर कॉमन लोगे, वही स्क्वायर रूट लोगे, वही बाइनोमियल थ्योरम। तो सिमिलरली करके आप एग्जाम में भी डायरेक्ट लिख सकते हो बेटा। इसको सीधा लिख रहा हूं मैं, डी 1 प्लस 2 1/2 डी एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम में भी आप इस तरीके से इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। बस चाहो तो ट्रायंगल का नाम लिख देना, इन ट्रायंगल S1N1P, S2N2P की जगह S1N1P आ गया, S2P आ गया, S1P आ गया। नंबर 1 में पुट कर दें बेटा, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन नंबर 1 डेल्टा S2P D प्लस 1/2D स्क्वायर 1 प्लस ना x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ये तो हो गया S2P बेटा, माइनस S1P D प्लस 1/2D स्क्वायर, यहां माइनस आएगा, एक चेंज होगा, यहां पे माइनस आ जाएगा, x माइनस डी बाई टू का। बताओ बेटा ठीक है कि नहीं यहां तक? यस सर। अब जैसे ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे, देखो इस डी से तो ये डी कैंसिल आउट हो जाएगा, यस सर। है ना, जब खोलोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों में से 1/2D स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2x इंटू डी बाई टू माइनस इसका स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4, माइनस 2 होगा ना, और एक माइनस ये रहा प्लस 2x डी बाई। देखना भाई ये बचेगा कि नहीं, एक बार चेक कर लो, क्योंकि आपको पता है एक स्टेप गलत हो गया फिर काफी देर तक गलत होता चला जाएगा। 1/2D आएगा या स्क्वायर आएगा? एक मिनट बच्चे, मैं देखता हूँ। श्रुति, वही गलती है, हाँ भाई 2D था बेटा, 2D आएगा, जब वहां पर है तो वही आएगा, स्क्वायर नहीं था भाई यहाँ पे। और बताओ कुछ गड़बड़? वही मैं कह रहा था कि आप लोग चेक कर सकते हैं ना फटाफट फटाफट, ये 2D था, ये 2D था, और यहाँ पर भी ये, और ठीक है स्क्वायर ठीक से एक्सपेंड किया है मैंने। यस सर, 1/2 स्क्वायर ठीक है। ठीक है, तो फिर ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, XD प्लस XD 2XD से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आया, वेरी गुड, छोटा सा रिजल्ट आ गया, x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। पार्ट डिफरेंस, इट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा,
मैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में यूज, ऑल्दो मेरा आर्टिकल आगे चलेगा अभी, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल में कई बार क्या होता है, एक्स डिस्टेंस पता होता है हमें, या हमें ये पता होता है कि एक पॉइंट के ऊपर वो कह देता है कि पाथ डिफरेंस इतना है, तो पाथ डिफरेंस है तो एक्स निकालो, किस डिस्टेंस पर जाकर इतना पाथ डिफरेंस होगा। तो एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी बोल रहा हूँ क्योंकि बेटा दो डी है ना, तो डी डी बाई एक्स डी बाई डी याद करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा डी ऊपर था, तो मैं यही तरह याद करो ज्यादा है, एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी बेटा। आगे चलूं, खैर ये तो बीच में एक रिजल्ट आ गया इसलिए मैंने लिख दिया इसको। नाउ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, this path difference should be equal to integral multiple of lambda or old multiple of lambda by 2. Integral multiple of lambda. Integral multiple of lambda dx n lambda हो गया बेटा। So this is x d by d, it is n lambda, और x is equal to आ गया n lambda capital D by small d, n lambda capital D by small d। मतलब क्या है अब इसका, देखो मान लो n की जगह 0 पुट कर दूं, अब समझ में आएगा आपको बेटा, तो x 0 लिख रहा हूं मैं तो 0 ही हो गया, एंड x वाज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसका मतलब सेंटर से 0 डिस्टेंस पर ब्राइट फ्रिंज आएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। वो हम इनडायरेक्टली भी कह चुके हैं, देखो ये रहा कि सेंटर से 0 डिस्टेंस, सेंटर के ऊपर क्या बन रही है, मैक्सिमा बन रही है कि नहीं बन रही है, आप पहले ही कह चुके हैं सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा, ये हमने इनडायरेक्ट अलग तरीके से प्रूव की थी, और अब यहां से हमने प्रूव किया। इसका मतलब समझो क्या आ रहा है बेटा, ये x वो डिस्टेंस है जहां पे हम डिसाइड कर रहे हैं, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसका मतलब सेंटर से 0 डिस्टेंस के ऊपर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, आपको मैक्सिमा मिलेगी। और इसको आपने क्या नाम दिया था बेटा, ये फर्स्ट मैक्सिमा नहीं होती बेटा, ध्यान रखना, इसको क्या नाम देंगे हम, सेंट्रल मैक्सिमा नाम देंगे। n की वैल्यू 1 पुट कर दें, x1 इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, इसको बोलेंगे बेटा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, मतलब सेंटर से इतने डिस्टेंस पर फिर से आपको क्या मिल जाएगी बेटा, ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी। ओके, मतलब मान लो ये 2 मिलीमीटर है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आती है, तो मतलब सेंटर से 2 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर आपको मैक्सिमा मिलेगी। ऐसे ही n इज इक्वल टू 2 पुट कर दो बेटा, तो नेक्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा 2 लैम्डा डी बाई डी पर मिल जाएगी मुझे, इसको बोलेंगे हम सेकंड ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, एंड सो निकालते जाओगे, n इज इक्वल टू 3, थर्ड ब्राइट फ्रिंज कहां आ रही है, 3 लैम्डा डी बाई डी पर आ रही है। तो मैंने अभी कहा था दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। सर एक बार बैक बेटा n की वैल्यू 0 पुट की, सेंट्रल मैक्सिमा आ गई, ठीक है, 1 पुट की, तो यानी कि हमें पता लग गया स्क्रीन पर सेंटर से कितने डिस्टेंस पर पहली ब्राइट बनेगी, फिर सेकंड ब्राइट बनेगी, फिर थर्ड ब्राइट बनेगी। तो किन्हीं दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के गैप को ही हम क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं। यानी कि आप x3 में से x2 सब्ट्रैक्ट कर दें, या x2 में से x1 कर लें, या x1 में से x0 कर लें, क्या सब गैप बराबर आ रहे हैं, चेक करना भाई। x3 में से x2 कर लें, या x2 में से x1 कर लें, यस सर। कितना आ रहा है गैप, lambda capital D by small d। यस, लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। देखा कंफ्यूजन का एक पॉइंट, और आपको ये भी याद करना है, न्यूमेरिकल्स में ये भी यूज होगा, रादर खैर ये ज्यादा यूज होगा जो अब आया रिजल्ट, क्योंकि फाइनल रिजल्ट है ये हमारे पास। पर वो भी ऐसा नहीं है कि वो यूज नहीं होगा, मतलब ये भी यूज होगा। अब पता लग गया कंफ्यूजन क्या हो रहा है, स्मॉल डी बाई डी, सर कैपिटल डी बाई डी। अभी आपको ध्यान रखना कैसे याद रखना है अपने फ्रिंज विड्थ और पाथ डिफरेंस। तो ये बेटा दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का गैप आ गया। अगर हम फोर बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, for destructive interference the path difference should be
ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। यस सर। मैंने ये बताओ, ये लिखा था, इनको कहां से शुरू करूंगा? से 1 से। 1 से। हाँ बेटा, अगर मैं प्लस करता तो 0 से। यस, होना ओड मल्टीपल है, पहली वैल्यू 1 आनी चाहिए। ठीक है, तो ओड मल्टीपल आ गया। दिस इज पार्ट डिफरेंस में x स्मॉल d ऊपर, कैपिटल D नीचे बेटा, 2n - 1 लैम्डा बाई 2। तो ये आ गया पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज आ गई, 2n - 1 लैम्डा कैपिटल D बाई 2d। n1 पुट करते हैं, 1 पुट करोगे बेटा, इट इज लैम्डा d बाई 2d। दिस इज पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ऐसे n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 - 1 3 लैम्डा d बाई 2d बेटा, पोजीशन ऑफ सेकंड डार्क फ्रिंज। n is equal to 3 lambda d 5। by, sorry 5, sorry बेटा, 3 2 जा 6 - 1 5। n की जगह 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 - 1 5। ठीक है, पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज। फ्रिंज विड्थ निकाल लूं, यस सर। 2 लैम्डा बीटा d बाय। देखो देखो शाबाश। सर ये पाई सॉरी लैम्डा d बाय स्मॉल d आ जाएगा। क्या क्या वही आ रहा है नंबर 6 वाला? यस सर। Yes, sir. भाई इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, पहली बात तो इक्वल डिस्टेंस है कि नहीं ये चेक कर लो। इसमें और इसमें यस उतना ही सर। गैप है जितना इन दोनों के बीच में है, और ये गैप कितना आ रहा है? लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। स्मॉल d। so thus बीटा और बीटा डैश इज लैम्डा डी बाई डी। क्या मैंने प्रूव कर दिया कि ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड? कि दो यस ब्राइट Yes. सर। फ्रिंज कि दो ब्राइट फ्रिंज में उतना ही गैप है बेटा जितना दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में है। ये बात प्रूव होगी कि नहीं होगी? हो गई. Thus bright and dark fringes are equally spaced। ब्राइट एंड डार्क, और ये याद भी करना है आपको। नाउ जस्ट सी बेटा, एक मिनट समझते हैं हम। ये स्क्रीन थी, ये सेंटर था, x0 डिस्टेंस पर आपके पास x0 था ना, ये आपने कहा यहाँ पर क्या आएगी बेटा? ब्राइट फ्रिंज आएगी। बी लिख रहा हूं बेटा मैं ब्राइट फ्रिंज के लिए। फिर उसके बाद अगली ब्राइट आई लैम्डा डी बाई डी पर, फिर 2 लैम्डा डी बाई डी पर, यानी इससे ये डिस्टेंस हो गई x1, और x1 था लैम्डा डी बाई डी। फिर ये x2 2 लैम्डा डी बाई डी। यहां पर भी ब्राइट आएगी, यहां पर भी ब्राइट है ना बेटा। ऐसे ही इधर भी तो वही सेम में x1 डिस्टेंस, चाहे ऊपर देख लो चाहे नीचे, x2 2 लैम्डा डी बाई डी। तो ये ब्राइट की पोजीशंस आ गई सारी। आपने बेटा उस दिन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा था कि सेंट्रल के ऊपर की तरफ भी ब्राइट डार्क आएंगी, नीचे भी ब्राइट डार्क आएंगी, तो दोनों तरफ आएंगी। तो मैंने ब्राइट की पोजीशंस दिखा दी बेटा, ये सारी जो आपने अभी निकाली थी ये, सॉरी यहाँ इसका ये मतलब था कि स्क्रीन से इतनी इतनी डिस्टेंसेस के ऊपर आपको क्या मिलती चली जाएंगी? ब्राइट। तो मैंने कहा एक्स डी बाई डी पर मिलेगी। फिर यहां से ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 2x डी बाई डी, है ना, ये मतलब है इसका। अब देखते हैं डार्क। डार्क देखते हैं कहां आती है। पहली डार्क देखो कहां आ रही है, एक्स डी बाई टू डी, एक्स डी बाई टू डी। मैं यहां लिख भी देता हूं, तुम्हें ध्यान रहे ना, सॉरी लैम्डा डी बाई टू डी। कहां है ये पॉइंट? देखना जरा कहां से आएगा। x2 और x1 के बीच में है।
x2 और x1 के बीच में या x0 और x1 के बीच में? x0 और x1 इन दोनों के बीच में आएगा बेटा। देखो ना, a लैम्डा डी बाई डी Yes, का आधा, sir. a यहां आ गया, ये पॉइंट है लैम्डा डी बाई 2d, तो यहां पर क्या आ गया, डार्क आ, क्या बिल्कुल मिड पॉइंट है इन दोनों का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये इधर भी दिखा दूं, इन दोनों के बीच में लैम्डा डी बाई 2d बेटा। अगला देखो 3 लैम्डा डी बाई 2d, तो यहाँ लिख लेता हूं 3, हाँ बोलो। x1 और x2 का मिड पॉइंट। एग्जैक्टली इन दोनों का मिड पॉइंट है, ये 1 है ये 2 है, 1 और 2 का मिड पॉइंट 3/2 होता है। लैम्डा डी बाई डी तो सब में आ ही रहा है, ये देखो 3 लैम्डा डी बाई 2d, 3 लैम्डा डी बाई 2d। बताओ भाई, क्या अल्टरनेट ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजेस आ गई? Yes, sir. जो कुछ यंग्स के एक्सपेरिमेंट में हमने स्टडी किया था, क्या सबका प्रूफ हो गया? पहली बात, सेंटर पर मैक्सिमा आएगी, वो हमने प्रूव कर दी। उसके दोनों तरफ अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क, अब तो समझ में आ गया वो अच्छे से, रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है लाइट का, इंटरफेरेंस फॉर्मेशन होती है। Yes, sir. और दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच उतना ही गैप होता है बेटा जितना दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में होता है। तो अगर मैं इसको अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं इस चीज को, अच्छा ये ना डिस्टेंस है, देखो आप कंफ्यूज होंगे बेटा एग्जाम क्वेश्चंस में थोड़ा सा। अगर डिस्टेंस दे रखी हो इट मींस वो एक्स का जिक्र कर रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मैं ये बना रहा हूँ, ग्राफ बना के समझा रहा हूँ आपको। ओहो, स्ट्रेट लाइन बनाने में बड़ी दिक्कत आती है मुझे ना। मान लो बेटा मैं इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा रहा हूं, इधर इंटेंसिटी, इधर मान लीजिए मैं पाथ डिफरेंस लिखा रहा हूं आपको। अब डिपेंड करता है कि आपको पाथ डिफरेंस के टर्म्स में दे रखा है क्वेश्चन या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दे रखे हैं। ये पाथ डिफरेंस 0 बेटा, तो 0 है तो पाथ डिफरेंस मैक्सिमा आएगी। अच्छा, सारे जो मैक्सिमाज होती हैं वो इक्वल इंटेंसिटी की होती हैं मैक्सिमाज। तो जो पैटर्न आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा हमारे पास। देखो बना रहा हूं एक बार, ये बन गई सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है, ये हो गई बेटा सेंट्रल मैक्सिमम। अब जैसे 0 0 ठीक है, क्योंकि अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो ये देखो आप समझो इस बात को, डेल्टा एक्स आपने लिखा था बेटा एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, तो एक्स अगर 0 है तो पाथ डिफरेंस भी 0 होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो पहली मिनिमा आ गई, पहली मिनिमा कब आएगी, जब पाथ डिफरेंस कितना होगा बेटा, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। चाहो तो x1 की वैल्यू ये पुट करके देख लो, यहाँ पे x की वैल्यू लैम्डा डी बाई 2d, डी बाई डी आ गया ना लैम्डा बाई 2। तो ये मैं समझा रहा था, ये आपको देखना है कि डिस्टेंस दे रखी है कि पाथ डिफरेंस दे रखा है। पाथ डिफरेंस में लैम्डा बाई 2 फिर यू बनेगा, ये थोड़ा ना आइडेंटिकल ग्राफ बनते हैं, मेरी शेप ना थोड़ी सी नहीं बन रही है। चौक से ना बड़ा फाइनली प्रॉपर हो जाती है बेटा। ये थोड़ा सा जल्दी से बना रहा हूं ना, ये ना इक्वल डिस्टेंस की है, तो आपने प्रूव कर ही दिया है बेटा कि ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस, दोनों तरफ आता है पैटर्न सेंट्रल मैक्सिमा के। ये टेढ़े मेढ़े नहीं है भाई, इस तरीके से ना प्लीज, इस तरीके से देखो। तो ये फर्स्ट मैक्सिमा आ गई, ये कहां पर आएगी जब पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा। अगली मैक्सिमा कहां आएगी, 2 लैम्डा पर, अभी तो कहा था इंटीग्रल मल्टीपल 3 लैम्डा, ये लैम्डा
ये 2 लैम्डा, ये 3 लैम्डा बाई 2, मिनिमा कहाँ आएंगी 5 लैम्डा बाई 2। ठीक है बच्चों, ऐसे ही है बेटा 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। ये चीज देखो, अब ये पार्ट डिफरेंस की टर्म्स में लिखा है मैंने, और ये डिस्टेंस है, और ये जो स्क्रीन पर बना हुआ है ये क्या कहलाता है, आपका इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाता है। ऐसे कोई कहे फेज डिफरेंस के टर्म्स में बनाओ तो ग्राफ की शेप सेम रहेगी बेटा। अगर कोई कहते हैं कि फेज डिफरेंस के टर्म्स में बनाना है आपको, तो उस केस में बस आपने चेंज कर देना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो 0 तो 0 रहेगा, ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई के लिए तो यहाँ पर पाई आ जाएगा, यहाँ 3 पाई आ जाएगा, मिनिमाज में यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर बीच में 2 पाई पर मैक्सिमा, 4 पाई पर मैक्सिमम। ग्राफ की शेप नहीं बदलेगी, सिर्फ वैल्यूज बदल जाएंगी बेटा। अगर वो कहे कि फेज डिफरेंस के रेस्पेक्ट में बनाओ इंटरफेरेंस पैटर्न, क्यों भाई 0 का तो 0 ही रहेगा, लैम्डा बाई 2 का मतलब पाई, ओड मल्टीपल ऑफ पाई के लिए क्या मिनिमा, जैसे अब ये मिनिम, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई, यहाँ मैक्सिमा है, मैक्सिमा कब आती है इवन मल्टीपल्स पे, ये 3 पाई एंड ये क्या बन जाएगा यहाँ पर 4 पाई एंड सो ऑन। शेप पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वाई एक्सिस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आप इंटरफेरेंस पैटर्न बना सकते हैं। इंटरफेरेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप कह रहे हो कहीं मैक्सिमा आ रही है, कहीं मिनिमा आ रही है, कहीं ब्राइट फ्रिंज आ रही है, कहीं डार्क फ्रिंज आ रही है। लेट अस चेक कि भाई क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो गया हो इस प्रोसेस के अंदर। देखो अभी आपने कहा था बेटा रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos phi, ये आया था फॉर मैक्सिमा cos phi कितना होता है 0। थप्पड़ पिटाई करनी पड़ेगी 1 बेटा। 1। मैंने एंगल थोड़ी पूछा है कि फाई की वैल्यू बताओ, मैंने पूछा cos phi की वैल्यू बताओ। cos phi तो 1 होगा ना, ये मैक्सिमम होगा तभी तो आई मैक्सिमम होगा। हाँ तो छोटी छोटी बातें बेटा गलती मत क्या करो। और ये तो बड़ी वैसे मैं बता देता हूँ कॉमन मिस्टेक है जो तुमसे आगे भी होगी। हमें cos phi की वैल्यू रखनी होती है और बच्चे जल्दबाजी में 0 पुट कर जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं cos 0 पे 1 होता है। वो तो ठीक है, तो यहाँ 0 पुट करो तब तो ठीक है 1 आ जाएगा, पर वो पूरे को 0 पुट कर जाते हैं, होगी गड़बड़। तो ये कितना आ गया बेटा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 फॉर मिनिमा cos phi इज -1 तो मिनिमा आया बेटा I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2। So let us find out average intensity। अच्छा आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, हमारे ऑर्डिनरी रूम के हिसाब से अगर हम 2 बल्ब जला दें I1 I2 के, तो हमारे हिसाब से तो एवरेज इंटेंसिटी रूम में कितनी होनी चाहिए, क्या I1 प्लस I2 नहीं होनी चाहिए। Yes sir 2 बल्ब जला दें, 2 ट्यूबलाइट जला दें तो लाइट फालतू हो जाएगी हमारे हिसाब से, तो I1 प्लस I2 आ जाएगी। यहां देखते हैं इंटरफेरेंस में एवरेज कितनी आ रही है। इट इज I मैक्सिमम I मिनिमम बाई 2। करना जरा कितना आ जाएगा, I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम बाई 2। अरे इतना टाइम लगेगा। I1 प्लस 2I1। देख लो भाई, मेरे हिसाब से तो I1 प्लस I2 बचा। Yes sir Yes sir। डिनोमिनेटर वाला 2 भी तो है, तो ये तो कट जाएगा। ये तो वही आ गई जो ऑर्डिनरी केस में होती है, सेम एज
विदाउट इंटरफेरेंस। तो मतलब एनर्जी कंजर्वेशन ओबे हुआ या नहीं हुआ, बताओ। यस सर। हुआ बेटा। मतलब सीधी सी बात है कि इंटरफेरेंस आल्सो ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्क कितना है, व्हाटएवर अमाउंट डिसअपीयर्स इन डार्क फ्रिंज सेम अमाउंट अपीयर्स इन ब्राइट फ्रिंज। मतलब जैसे आप कहते हैं वन फॉर्म गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, तो बस हम यहां पर ये कह सकते हैं एट द मोस्ट कि एनर्जी फ्रॉम वन पार्ट गेट ट्रांसफर्ड टू अनदर पार्ट। कह सकता हूं नहीं, एक पार्ट से एनर्जी सरक कर समझो दूसरे पोर्शन पे चली गई है, पर टोटल एनर्जी तो सिस्टम की अभी भी उतनी ही रही है। भाई जितना देखो ना, ध्यान से देखो, जितना यहाँ माइनस की टर्म है उतनी तो यहाँ प्लस की टर्म है, एक्स्ट्रा थोड़ी है। तो जैसे सिंपल लॉ में आप बोलते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि वन फॉर्म गेट कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म, यहाँ फॉर्म ना बोल के हम ये बोलेंगे एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम डार्क फ्रिंज टू ब्राइट फ्रिंज एंड हेंस इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Thus, interference conservation of energy, whatever amount of energy disappears in dark fringe same appears in bright fringe। जो डार्क से डिसअपियर हुई है वही ब्राइट के अंदर जाकर अपीयर हो गई है, सो दैट ऑन द एवरेज टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। इसलिए ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है बेटा। मतलब सिंपल इसलिए याद करो हमने क्या बोला था, इसे क्या कहा था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी नहीं बोला था हमने। यस सर। कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो जस्ट सिंपली क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है कि लाइट इज अपीयरिंग फ्रॉम ब्राइट टू डार्क फ्रिंज की तरफ जा रही लाइट। सो हम लोग ना इंटरफेरेंस का जो बेसिक मैथमेटिक्स था या बेसिक फार्मूलाज का डेरिवेशन था वो हमने यहाँ पे वाइंड अप कर लिया है बेटा। ये समझो कंक्लूडिंग पार्ट होता है ना जैसे, तो मुझे ना इसका एक लेक्चर और लगाऊंगा इसमें कल आपके लिए इस पे, जिसमें मैं कल आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है सर? इंटरफेरेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये दिख रहा है। अच्छा तो अच्छा जूम चलो है सर ये बहुत ज्यादा। ठीक, चलो बेटा ऐसा है फिर, एक्चुअली ना मेरी स्क्रीन हैंग हो गई है और आई थिंक टाइम भी हो गया है फिर ना, तो आज की क्लास में यस वाइंड अप सर। कर रहा हूँ। यू पीपल कैन लीव नाउ, ओके। थैंक यू बेटा, कल करेंगे फिनिश इसको। थैंक यू सर।